नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। लंबे अरसे से नाराज गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया। 5 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। इसमें लिखा है कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी में सलाह मशवरा बंद हुआ। राहुल गांधी की नई टीम चाटुकारों और अनुभवहीनों की है। अध्यादेश फाड़ना राहुल गांधी की बचकानी हरकत थी। कांग्रेस के सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। रिमोट कंट्रोल मॉडल पहले यूपीए में, अब कांग्रेस में है। कांग्रेस ने इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी है। सोनिया गांधी सिर्फ नाम के लिए अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के सुरक्षाकर्मी पीए ले रहे हैं फैसला। और इस सब पर आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि जिस शख्स को कांग्रेस नेतृत्व ने अधिकतम सम्मान दिया, उसने बदनीयत निजी हमलों के साथ धोखा दिया है, जिससे उसका असली चरित्र सामने आता है। जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो चुका है। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सैफुद्दीन सोज साहब जुड़ने के लिए। गुलाम नबी आज़ाद का जो इस्तीफा हो गया है, उनकी चिट्ठी में जो बातें उन्होंने कही हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? मैंने वो चिट्ठी 5 सफ़े की चिट्ठी देखी। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ये सब इश्यूज जो उन्होंने नरेट किए हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते थे सोनिया जी के साथ। मुझे लगता है सोनिया जी का स्टाइल ये है, सुनने का है, बल्कि वो ज्यादा सुनती है, कम बोलती हैं। तो आज़ाद साहब की बड़ी कद्र मंजिलत है कांग्रेस में थी, तो सोनिया जी इनकी बातें सुनकर उनका इलाज भी कर सकती थी। लेकिन किसी वजह से गुलाम नबी आज़ाद साहब का जी भर गया था, तो वो कांग्रेस से बाहर आ गए। और मुझे बड़ी फिक्र है उनकी, क्योंकि दोस्त रहे हैं, बरादरी है, और आई विश हिम वेल। मगर ये फिक्र मुझे लगी है कि कांग्रेस संगठन सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा महाज है हिंदुस्तान में। इन्हें 6 लाख गांव है हिंदुस्तान के, हर गांव में कांग्रेस का नुमाइंदा है, इसका मुझे इत्मीनान है। तो इस बड़े सेक्युलरिज्म के संगठन से बाहर कदम रखना जो है, उसमें बड़ी एहतियात चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब किस तरफ जाएंगे। कांग्रेस से बाहर सेक्युलरिज्म का संगठन कम्युनिस्ट है, उनके साथ तो नहीं जाएंगे, और मुझे लगता है कि आपके साथ भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बड़े मर्तबे के आदमी हैं। मगर कि अब उन्होंने जो रास्ता चुन लिया कांग्रेस से जुदा होने का, मुझे ये भी फिक्र लगी है कि उनके कदम डगमगा न जाएं, वो सेक्युलर महाज में रहें। कांग्रेस की मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्यों? मैंने तय किया मैं कांग्रेस के साथ हूं। सोनिया जी लीडर है, राहुल जी, देखिए राहुल जी से लोग कुछ नाराज भी हैं, उनका स्टाइल है, वो स्टाइल बदल नहीं सकता है। तो उनके साथ मेरा गिला शिकवा जारी रहेगा। सोनिया जी का यह है कि वो बातें सुनती है, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो आज़ाद साहब को क्या दिक्कत हो गई? और सिर्फ आज़ाद साहब की मुझे फिक्र है कि उनके कदम सेक्युलर सियासत से बाहर न डगमगा जाएं, कि उनने काफी इन्वेस्ट किया, कांग्रेस ने भी उनके बड़े ओहदे उन ओहदों से नवाजा। तो मुझे दिल में थोड़ी सी परेशानी है। आज़ाद साहब की ज्यादा परेशानी है, कांग्रेस की कम। कांग्रेस की तारीख में इतने बड़े हादसे हुए हैं। सरदार पटेल की सियासत से नाराज होकर जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े लोग कांग्रेस से निकले, एक किस्म का जलजला आया था तब, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस कायम रही। उसके बाद भी कांग्रेस सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा महाज रहा, आज भी है और कल के दिन भी रहेगा। सेक्युलर महाज हिंदुस्तान में अभी कोई नहीं है। कम्युनिस्ट तो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं हमारी वतन में। ये तो मुझे कामरेड सुरजीत ने, वो मुझे बहुत ही मेंटर थे मेरे, उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुझे बर्खास्त किया गया
तो कामरेड सुरजीत ने मुझे घर, वो जो है हरबंस सिंह जी थे, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो पापा जी कहते थे उनको, उनने कहा वो बुला रहे हैं। कहा मुझे भाई फिक्र पड़ गई, तुम कहां जाओगे? मैंने कहा आप फिक्र न रखिए, मैं ठीक फैसला करूंगा। तो मुझे नेशनल काउंसिल निकाला क्योंकि मैंने मुखालफत की कि उमर साहब को ओहदा देने के लिए उन्हें बीजेपी के साथ आवाज मिलाई। मैं तो बीजेपी को बहुत गलत समझता हूं, मतलब ये उसको, उनका गोलवालकर लीडर है जो मुसलमानों को हिंदुस्तानी भी नहीं मानता। जिस पार्टी में इतनी नफरत हो, 20 करोड़ मुसलमान हैं यहाँ, तो बीजेपी क्या मानेगी? तो इसलिए कांग्रेस सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा महाज है। तो इससे बाहर आजाद साहब सही कदम उठाए, सेकुलर सियासत से वाबस्ता रहे, वरना एक तरीके से उनके लिए पार्लियामेंट का रास्ता तो खुला है। अगर वो पार्लियामेंट जाना चाहते हैं तो मोदी जी उसके लिए तैयार है। उन्होंने उसका इशारा पार्लियामेंट में भी दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या गुलाम नबी आजाद साहब अपनी सेकुलर सियासत जिसमें सारी उम्र गुजरी बाहर जा सकते हैं? मुझे उसकी भी फिक्र है। कांग्रेस पार्टी की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं है। इस पार्टी में हाथ से आए हैं, जयप्रकाश नारायण के साथ 6 बड़े लोग निकले थे, लेकिन कांग्रेस कायम रही थी। जी, उनके गुलाम नबी के इस्तीफे से आप कह रहे हैं कांग्रेस तो महफूज, ठीक है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सियासत है या वहां की जो राजनीति है उस पर क्या असर पड़ेगा? आज ही वहां के जो 4 पूर्व कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने भी गुलाम नबी के इस्तीफे के बाद इस्तीफा दे दिया अपना कांग्रेस पार्टी से। गुलाम नबी आजाद साहब ने कश्मीर में काफी टाइम बिताया है, सियासत की है, उनके साथ जो नुमाइंदे निकले हैं उनकी भी बसात होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस चलती रहेगी। कांग्रेस का ठिकाना जो यहां है वो मुतज़लज़ल नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास एक मैसेज है। पहले मैंने बताया हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। ये बड़ी बसात है कांग्रेस की, और यहां भी कांग्रेस एक जमी हुई पार्टी है। लोग आते जाते हैं। इसका देखिए, अभी आपने कहा 6 निकल गए, मैं कहता हूं 12 भी निकलेंगे तो कांग्रेस पार्टी यहां रहेगी, उसमें कोई मुझे शक नजर नहीं आता है। और कांग्रेस की सेकुलर सियासत भी रहेगी, और उसमें सोनिया गांधी जी की सियासत जो है, उनका तरीका जो है लीडरशिप का, उसमें जवाल नहीं आएगा, बशर्ते कि उनकी सेहत रहे। तो इसलिए दिल्ली की कांग्रेस को, यानी हमारी जो मरकजी जमात है, उनको फिक्र करनी चाहिए कि कांग्रेस का पैगाम वो हिंदुस्तान में 6 लाख गांवों में पहुंचाएं, खड़े रहें और परेशानी भी न रहे। तो जहां तक यहां का ताल्लुक है, गुलाम नबी आजाद साहब ने कश्मीर में काफी दिन बिताए हैं, उनका बड़ा असर रसूख है। मैं नहीं कहूंगा, मगर मैं कहूंगा हम भी यहां रहेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि देश में 6 लाख गांव हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे उनमें हैं, लेकिन राजनीति सोच साहब अब तेजी से बदल रही है। ये जो चिट्ठी आपको याद है G23 की, एक तो लिस्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो या जिस तरह की पोस्चरिंग नीतीश कुमार तेजी से कदम मिला रहे हैं आज की बदलती हुई राजनीति से। कांग्रेस तो अपना अध्यक्ष तक चुन नहीं पा रही है। नहीं, कांग्रेस के लिए मान लीजिए ये एक सोचने का एक दावतनामा उनको मिल गया है। तो एक बात है कि कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए। वो तो मरकजी लीडर से, मैं तो सोनिया गांधी का कहता हूं, वो सोनिया गांधी खड़ी रहेगी। वो सेहतमंद होके वापस आ जाए तो वो कांग्रेस को जिम्मेदारी से चलाएंगी। राहुल भी रहेगा, राहुल से 10 शिकायतें हैं, मगर खड़ा तो रहना पड़ेगा प्रियंका जी को। तो कांग्रेस के साथ जो वाबस्ता है दिल्ली में, उनको कमर बांधना चाहिए, काम करना चाहिए, तमाशा नहीं देखना चाहिए। और यहां मैं कहता हूं आपको, अभी मुझे कांग्रेस कारकुन नहीं मिले, लेकिन कांग्रेसी जो यहां है, कांग्रेस की बुनियाद अफराद पर ही नहीं होती है,
इसका नजारा तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तारीख में कई बार किया है। जैसा मैंने आपको जयप्रकाश नारायण की याद दिलाई, मैंने कहा मैं बड़ा नाम ले लूंगा कोई, तो बड़ा नाम मुझे जयप्रकाश नारायण याद आ गया, तो कांग्रेस कायम रही। सरदार पटेल की सियासत से लोग 5-6 बड़े लीडर भाग गए, उन्हीं में जयप्रकाश नारायण था, लेकिन कांग्रेस कायम रही, इख्तिलाफात भी रहे। कांग्रेस को खत्म करना कोई किसी के पास की बात नहीं है, और ये मोदी जी को भी समझ आ गया है। अलबत्ता ये है कि दिल्ली की कांग्रेस जो है उनको चाकू चौबंद रहना चाहिए। यहां हम जैसे लोग जो हैं, हम लोगों के पास जाएंगे, उनको कांग्रेस का पैगाम है। मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि कितने लोग चले जाएंगे, कांग्रेस यहां कायम रहेगी। बिल्कुल, तो ये सैफुद्दीन सोज साहब, पुराने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनका कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद का मन भर गया था कांग्रेस से, और जो कांग्रेसी अभी बचे हैं उनको कमरबंद करके एक तरह से तमाशा नहीं देखना चाहिए। और उनका कहना है कि बड़े बड़े नेता कांग्रेस से गए हैं, कांग्रेस बनी रही है। तो बहरहाल ये सोच थी सैफुद्दीन सोज की। और देश की बात में आइए आगे बढ़ते हैं, हम रुख करते हैं झारखंड का। झारखंड में खदान का पट्टा लेने के जो मामला है, चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहरा दिया है। सूत्र कह रहे हैं मगर सोरेन बने रह सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी सूत्र कह रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। मनीष, तो सूत्रों के हवाले से तो तमाम खबरें हैं, क्या अपडेट, क्या अभी ताजा स्थिति है वहां पर? ताजा स्थिति यही है कि रांची में हर कोई आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहा है, क्योंकि राज्यपाल कल जब से दिल्ली से लौट के आए हैं उनको चुनाव आयोग की अनुशंसा तो मिल गई है, जिस अनुशंसा के बारे में राजभवन के भी सूत्र, चुनाव आयोग के भी सूत्र और भाजपा के सूत्र भी अब ये मानकर चल रहे हैं कि उसमें ये अनुशंसा की गई है कि हेमंत सोरेन को दोषी करार देते हुए उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। लेकिन इसके बाद का जो भी लीगल स्टेप है उसके बारे में अभी तक किसी को कोई आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है। ना ही राज्यपाल ने इसका गजट नोटिफिकेशन किया है, ना ही ये अभी तक कोई ऐसी चिट्ठी जो है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, विधानसभा की सदस्यता उनकी रद्द की जा रही है, ऐसा कोई चिट्ठी जो है विधानसभा अध्यक्ष तक अभी तक पहुंचा है। ये अगले 1-2 दिन में ये सारी जो विधिवत जो औपचारिक प्रक्रिया है वो हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि हेमंत सोरेन का क्या होगा। अगर वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अभी तक ये काफी ज्यादा इस बारे में र्यूमर था कि शायद उन्हें डिबार कर दिया जाए, लेकिन जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है निधि, तो अगले 6 महीने में उन्हें फिर से विधानसभा में चुनकर वो आ सकते हैं। तीसरी बात यह है निधि कि क्या वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। तो जो हेमंत सोरेन के समर्थक हैं उनका कहना है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है तो ये सेक्शन 9 ऑफ आरपी एक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर जो है वो अगर इस्तीफा देते हैं और अगर अपने महागठबंधन का फिर से विधायक दल का नेता चुने जाते हैं तो उन्हें शपथ दिलाई जा सकती है। लेकिन ये थोड़ा ग्रे एरिया है, इसके बारे में कोई भी बहुत मतलब ऑथोरेटिव तरीके से नहीं बोल रहा है। कल आपने पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का आपने इंटरव्यू किया था, उसका वीडियो जो है आज काफी वायरल है, लोग उसकी काफी जगह चर्चा भी कर रहे थे। तो ये सब इंटरप्रिटेशन का बात है। साथ ही साथ एक और एरिया है कि जैसे ही फैसला आएगा, नोटिफिकेशन होगा, तो उस नोटिफिकेशन की कॉपी हेमंत सोरेन को मिलेगी, तो हेमंत सोरेन निश्चित रूप से इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे, क्योंकि उनकी टीम को, उनके समर्थकों को इस बात का पूरा विश्वास है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में 2 मामलों में ऐसे ही चुनाव आयोग की अनुशंसा को खारिज किया था। तो इस बार भी जो आधार है, जो उनका केस है, जो उन्होंने दलील रखी है, उस आधार पर उन्हें भी सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलेगी। लेकिन यह मामला थोड़ा सा उतना इंस्टेंट होने वाला नहीं है, थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ये करीब 8 से 10 दिनों का मामला होगा और ये सब कुछ निर्भर करता है कि राजभवन, चुनाव आयोग या विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें इस संबंध में अगली कार्रवाई करनी है वो कितना जल्द अपना अगला कदम उठाते हैं। निधि, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल देखना होगा किस तरह से वहां पर चीजें सामने आती हैं, किस तरह से राज्यपाल सामने रखते हैं और क्या अगला कदम होगा हेमंत सोरेन का उसके बाद। देश की बात में आइए आगे बढ़ेंगे और अब सोनाली फोगाट से जुड़ी हुई खबर
क्या सोनाली फोगाट की मौत किसी ड्रग्स की वजह से हुई? हरियाणा की बीजेपी की नेता थी, सोशल मीडिया पे अपने लगातार वीडियोस लाती थी। इनकी मौत के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस ने सोनाली के पीए जो हैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर को गिरफ्तार करते हुए दावा किया है कि दोनों ने रात में पार्टी के दौरान सोनाली के ग्लास में कुछ तरल ड्रग मिलाया था। और पुलिस ने होटल और पार्टी के सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए। ये सीसीटीवी फुटेज ही आपको बता सकते हैं, ये पुलिस द्वारा जारी किए गए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलेंगे अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास। गजाली, तो अब ये पुलिस द्वारा ये सीसीटीवी फुटेज तबीयत खराब होने से पहले या उनकी जान गई उससे पहले का है, ये क्या क्या और डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, फिलहाल तो यही जानकारी मिल रही है कि उनको कोई ऐसी नशीली चीज दी गई है। अब वो ड्रग्स है या नहीं, या कौन सी ऐसी चीज दी गई जिससे उनको बेचैनी होने लगी। पुलिस ने गोवा की पुलिस ये भी पता लगा रही है कि उनके जो 2 आरोपी हैं जिनको हिरासत में रखा गया है, जिनकी गिरफ्तारी अब दिखाई जा चुकी है, उन दोनों को वो नशीली पदार्थ देने वाला शख्स कौन है गोवा में, क्या कोई पेडलर है जो नशे की सप्लाई करता है, तो उसकी भी पहचान कर ली गई है। उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही साथ ये भी हैरानी वाली बात है कि वही गोवा पुलिस जो कल तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि धारा 302 लगाकर या हत्या की धाराएं लगाकर एफआईआर दर्ज की जाए, उसमें टाल मटोल कर रही थी या कतरा रही थी, वो आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि इतने सबूत मिल गए हैं कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती या उनको बिना बताए उनके ड्रिंक्स में नशे का जो भी आइटम होता है वो मिलाया गया, जिससे वो अनईजी थी। लेकिन अभी भी निधि ये बताना मुश्किल है कि उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि मौत का कारण जो है, जो मेडिकल रीजन है, वो अभी भी कुछ रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और बिल्कुल गजाली, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो छोटे ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट की बात भी सामने आई थी। जी बिल्कुल। तो आज आईजी जो है उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, बाजाब्ता उन्होंने ड्यूरेशन बताया है कि इतने बजे वो सीसीटीवी फुटेज में जो है लड़खड़ाती हुई दिख रही हैं। उसके बाद वो क्लब से होटल जाती हैं, होटल में करीब 2 घंटे समय व्यतीत करती हैं उन 2 आरोपियों के साथ, फिर उसके बाद अस्पताल लाया जाता है। तो अभी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो पता है कि एक के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन मौत का कारण क्या है, क्या जो पीएम रिपोर्ट में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट के निशान बताए जा रहे हैं, क्या उससे मौत हुई है, या जो नशीला पदार्थ उनको दिया गया, जो पिलाया गया, क्या उससे मौत हुई है, इन चीजों की क्लैरिटी अभी भी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद होगी। और इन 2 आरोपियों के साथ गहन पूछताछ के बाद इस हत्या का मकसद पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए मोहम्मद गजाली। और एक ब्रेक लेते हैं हम लोग, देश की बात। तो बात कर्नाटक की। कर्नाटक में दक्षिणपंथी हिंदू संगठन और कुछ साधुओं ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कोई बीजेपी से 25 टिकट मांग रहा है तो किसी को अनुसूचित जाति की तरह आरक्षण चाहिए। लिंगायत संत घेराबंदी करने येदुरप्पा के गढ़ शिवमोगा पहुंच गए हैं। कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठन इस मांग के साथ एक मंच पर आ खड़े हुए हैं कि अगले साल होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी उन्हें 25 सीट दे ताकि हिंदू धर्म की रक्षा हो सके। बीजेपी के सुर से सुर मिलाने वाली श्री राम सेने भी बगावती तेवर दिखा रही है। अभी भी गो हत्या हो रही है, कसाई खाने अभी भी चल रहे हैं, गोमांस रफ्त हो रहा है, ये सब रोकना चाहिए। और क्रिश्चियनों का कन्वर्शन भी हो रहा है, और हिजाब हलाल ये जो चल रहा है, दंगा हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए ही कट्टर प्रखर हिंदूवादी 25 कैंडिडेट को बीजेपी देना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। इन संगठनों का आरोप है कि बीजेपी रास्ता भटक गई। एक तरफ 25 सीटों की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ कद्दावर लिंगायत नेता बीएस येदुरप्पा के गढ़ शिवमोगा में लिंगायतों की सबसे बड़ी उपजाति पंचमसालियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इरादा 5 लाख पंचमसाली लिंगायतों को इकट्ठा कर आरक्षण की मांग मनवाना है।
येदियुरप्पा के सांसद बेटे BY राघवेंद्र ने बीच बचाव कर संकट टाला। सरकार और सभी पक्षों के लोगों से बातचीत कर रास्ता निकालने का हम भरोसा देते हैं। मुख्यमंत्री सभी पक्षों से बात करेंगे। ये थोड़ा तकनीकी मामला है, बातचीत से ही रास्ता निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने थोड़ा और वक्त मांगा। सितंबर तक का वक्त पंचमसाली संतों ने राज्य सरकार को दिया, इस धमकी के साथ कि अगर मांग नहीं मानी गई तो घेराव लिंगायत मुख्यमंत्री बसवराज बोमई के घर का किया जाएगा। अंदरूनी गुटबाजी की शिकार बीजेपी कर्नाटक में मुश्किल दौर से गुजर रही है। जिनके सहारे अब तक उसकी नैया पार लगती थी, वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं। चुनावी साल है, ऐसे में दबाव पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भी है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। उत्तराखंड के जोशीमठ के सैकड़ों मकानों में दरारें हैं। भू धसाव और दरारों से परेशान लोगों ने जब शिकायत दर्ज कराई तो सरकार ने उच्च स्तरीय टीम गठित की, जिसने इलाके का सर्वेक्षण किया। 6 संस्थानों की टीम दरार की वजह और उससे बचाव को लेकर अब एक रिपोर्ट दाखिल करने वाली है। ये मकान महज साल भर पुराना है। इसमें आई दरार डरा रही है। आशियाना बनने से पहले ये वीरान हो गया, गृह प्रवेश तक नहीं हो पाया। ये रविग्राम कोठलागढ़ का ये मोहल्ला है। यहाँ पर ये जो मकान आपको दिखाई दे रहा है, ये एक साल पहले बना हुआ है। इस एरिया में जितने भी हैं टोटल मकानों का यही हाल है। करीब 25,000 की आबादी वाले जोशीमठ में मकानों की ऐसी हालत डराती है। 150 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मकान में दरार की शिकायत दी है। सवाल कुछ आशियानों का नहीं, पूरे इलाके का है। ऐसी हालत बीते साल नवंबर से होनी शुरू हुई। देखो ये पूरा लेंडर ये वो हो गया, ये दरार है, ये पूरे पानी यहाँ नीचे जा रहा है। ये पूरे ऐसा ये भी धंसने लग गया, ये दीवारें ये सारी। इतना परेशान हो रखे हम कि कहाँ जाएं तो जाएं कहाँ। हाँ, बड़ी मुश्किल पर वो मकान बनाया, ये तो सारे ऐसे धंस रहे हैं। लोग किराए पर जाने का भी वो नहीं है हमारा। तो सिविल लाइन की परेशानी है, नाली और सिविल लाइन हो जाए तो क्या तक मकान कब फट जाए, क्योंकि यहाँ दिक्कत इसी का सबसे ज्यादा। तो पूरा एरिया है लगभग जिसपे ये पूरा लाइन आ रहा है। जानकार कहते हैं कि बिगड़ते हालात को संभालने को लेकर जल्दी से कदम उठाने की जरूरत है। विस्थापन नीति में भी अमूलचूल बदलाव की दरकार है। तत्काल जो है उन घरों का जो अति संवेदनशील घर हैं, जो घर बदले जाने हैं, जिन घरों को शिफ्ट किया जाना है, जिन घरों की हालत बिल्कुल खराब है, इन सब का एक सर्वेक्षण कराया जाए। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है। उसके बाद स्वतंत्र वैज्ञानिकों से हम लोगों ने जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से मांग की थी। उन्होंने एक सर्वेक्षण किया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अभी सरकार की एक कमेटी बनी है, उच्च स्तरीय कमेटी, उसने सर्वेक्षण किया है। तो इन सब कमेटियों की जो रिपोर्ट है, इसको ठीक से लागू किया जाए। वैज्ञानिकों के मुताबिक शुरुआती जांच में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होना ही इस संकट की अहम वजह के तौर पर दिख रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और बात दिल्ली की राजनीति की। आबकारी नीति, CBI रेड और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज एक दिन का दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया। आज सदन में सुबह जमकर हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि देश विरोधी ताकतें दिल्ली सरकार को गिराने में जुटी हुई हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन को संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी सरकार फर्जी FIR और छापे करवाने में जुटी है। इन लोगों ने मिलके एक षड्यंत्र रचा कि दिल्ली की सरकार गिराई जाए, दिल्ली की सरकार खत्म की जाए। ये दिल्ली की सरकार जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक ये इसी तरह से अच्छा काम करते रहेंगे। ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ, सारों ने इकट्ठा होकर ये षड्यंत्र रचा। विधानसभा बुला ली गई। हमें बड़ा अच्छा लगा कि अरे लगता है आज दूध का दूध शराब का शराब होगा।
अब हंसिए मत, अब यही चल रहा है। लोग दूध का दूध पानी का पानी नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं भैया दूध का दूध शराब का शराब कर दो, बहुत हुआ। अब जब बहस होनी शुरू होती है तो उस पूरे विधानसभा के सत्र में शराब का सौ भी नहीं आता है। मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को, अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती है कि आप दिल्ली के खजाने को घुमा करके आप लूटने के लिए पूरा चक्र रच दिए और जनता को बोलते हैं कि ये लोग 6-7 बोलते हैं कौन सा अमाउंट है, ये सारे अमाउंट दिल्ली की गरीबों के, दिल्ली की जनता के, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की लूट है। इसलिए मैं आज ये कहने पे मजबूर हुआ हूं कि पहली बार ऐसा मोडस ऑपरेंडी हमने देखा जहां अरविंद केजरीवाल ने स्वराज से शुरू करते और अपराध राज पे आके टिक जाते हैं। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है, लेकिन जो चिट्ठी में उन्होंने आरोप भी लगाए हैं राहुल गांधी के खासतौर से काम करने पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इस्तीफा ये। मैं स्वयं बहुत ही दुखी हूं इस घटना से, क्योंकि बहुत साल से हमारे बहुत करीबी साथी रहे हैं, सरकार में रहे हैं, पार्टी में रहे हैं, और हम सब ने मिलकर कुछ 2 साल पहले कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी को एक गोपनीय पत्र लिखा था, जिसमें कुछ दिक्कतें पेश की थी उनके सामने। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है, और जहां चुनाव जीते भी वहां भी हम सरकार बनाने में असफल रहे। इसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ। तो इसलिए हमने कुछ बातें कही थी कि एक तो कांग्रेस पार्टी का कोई फुल टाइम कोई प्रेसिडेंट बन के कोई अपना पदभार ग्रहण करे, तभी हम मोदी और शाह की जोड़ी से मुकाबला कर सकते हैं, भाजपा के सामने पर्याय निर्माण कर सकते हैं। और अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनना चाहे तो जरूर बने, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर बने। अगर नहीं बनना चाहते, और जैसा उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेगा, उनकी बात का अगर आदर करें तो फिर किसी और को चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से अध्यक्ष बनाया जाए, और कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी चुनाव की प्रक्रिया जो थमसी गई है पिछले 24 साल से, उसे पुनः जीवित किया जाए, और कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार चुनाव हो, जो हमने चुनाव आयोग के सामने हमारा संविधान रखा। पृथ्वीराज जी, आपको लगता है कि नहीं हो रहे जी, आपको लगता है सर कि अब जो भी खामियां गिनाई हैं पहले भी आती रही हैं, एक तरफ गुलाम नबी आजाद का जो है कदम उन्होंने उठाया, पहले क्यों नहीं उठाया, तमाम सवाल, लेकिन अगर कांग्रेस को बचाए रखना है तो अध्यक्ष के चुनाव के लिए कुछ नाम सामने आए, लेकिन फिर उसमें भी राजनीति सामने आ रही है। उस लिहाज से जो कांग्रेस की मूल चुनौती है, गांधी परिवार तो बाहर है, सोनिया जी के इलाज के लिए बाहर चला गया है, तो कांग्रेस तो बेहाल ही नजर आ रही है। देखिए, ये बात कि पहले हम चुनाव करें कौन अध्यक्ष बनेगा, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू करें, ये गलत है। ये हम देखेंगे लोकसभा विधानसभा का ऐसे कभी नहीं होता। पहले हम चुनाव घोषित करते हैं, कार्यक्रम जाहिर करते हैं, और उसके बाद जिससे भी चुनाव लड़ना है वो अपना पर्चा भरता है। तो हम क्यों नहीं वो प्रक्रिया अपनाते? और हमारी मांग सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक सीमित नहीं है। अगर राहुल गांधी बनना चाहे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, चुनाव में अपना पर्चा दाखिल करे, शायद कोई उनको विरोध भी नहीं करेगा उनका, और करेगा भी तो उसको 4-5% से ज्यादा वोट भी शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारी मांग है कि कांग्रेस पार्टी की जो बाकी जो संस्थाएं हैं, जैसे वर्किंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चुनाव समिति है, उन सभी पदों पे चुनाव होना चाहिए। आखिरी चुनाव नरसिम्हा राव जी ने कलकत्ता तिरुपति में, उसके बाद केसरी जी ने कलकत्ता में कराया था। उसके बाद 24 साल से कोई चुनाव नहीं है, और जिसके कारण ये प्रक्रिया जिसका गुलाम नबी जी ने उल्लेख किया है, उसके चलते पार्टी का बेहाल हो गया है। तो पृथ्वीराज जी, G23 जो है पूरे इतने वरिष्ठ नेता अगर हैं, तो क्यों नहीं अपना एक कैंडिडेट सामने तो रख देते? फिर गांधी परिवार या जो लोग उनके साथ हैं वो चुने या ना चुने, या फिर उनकी प्रतिक्रिया,
कोई नाम तो सामने आए। देखिए, क्या हम जो राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया था, बयान दिया था कि गांधी फैमिली का कोई भी अध्यक्ष बनेगा, उसका आदर न करें? क्या उनको झुटला दें हम? उन्होंने कहा है कि हम में से कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा तो किसी और को बनाना पड़ेगा, लेकिन वो चुनावी प्रक्रिया से बने। और अभी अपना अगर वो मत परिवर्तन करते हैं, खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुनाव हो, और चुनाव हो और सभी पदों के लिए चुनाव, तो उसमें कौन सी गलत बात है? हम तो ये रिफॉर्म चाहते हैं। बिल्कुल, ये बदलाव और रिफॉर्म चाहते हैं। जो घटना घटी है, गुलाम नबी जी को ये फैसला लेना पड़ेगा, उसके भी कारण है। अब उदाहरण मैं देता हूँ, 1 मिनट में दूंगा कि अगर हिमाचल की बात करें, आनंद शर्मा जी बहुत वरिष्ठ हमारे नेता है, वर्किंग कमेटी के मेंबर है, उन्हें सोनिया जी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तो उन्हें जो चाहते हैं कि सभी वरिष्ठ नेता फिर से जुड़ जाए, जो जो चला है, जो कुछ पीछे बात हुई उसको उसके परे हम चले। गुलाम नबी आजाद जी को भी कोई कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन क्या हुआ, हिमाचल की 5 स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई और अध्यक्ष को तो आपने बुलाया नहीं जी। इतना ह्यूमिलिएशन क्यों करा उनका, इतना अपमान क्यों करा? क्या सोनिया जी इसके बारे में जांच करेंगे, कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, ये बहुत अहम बातें हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि समय इतना है, माफी चाहूंगी, लेकिन वाकई में जो अपमान हो रहा है वरिष्ठ नेताओं का, इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए कांग्रेस को, अगर अपना वजूद बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश की बात में इतना ही। नमस्कार।